हम लोगों ने कल द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में बताया था कि द्रव्य को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। एक किसके गुण के आधार पर? भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण और एक था रासायनिक वर्गीकरण। द्रव्य को बांटा गया। भौतिक वर्गीकरण का मतलब क्या हुआ कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम द्रव्य को कैसे आंकते हैं, द्रव्य को कैसे देखते हैं, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, इसका आकलन किया गया। तो पहले हेडिंग लिखा जाएगा भौतिक वर्गीकरण। ये लेक्चर नंबर 3 है हमारा। भौतिक वर्गीकरण क्या लल्ला? भौतिक वर्गीकरण लिखा जाए। देखो, द्रव्य को भौतिक गुणधर्म के आधार पर 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से 5 भाग हैं लल्ला? तो पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा और पांचवा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको शॉर्ट में BEC के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये रहा वर्गीकरण। अब एक एक करके जाना जाएगा एक एक बातों को। देखो भैया, जितनी भी बातें हमारे सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं, न समझ में आए टोटल तुरंत पूछते क्लियर करते चलना, क्योंकि अब बेसिक इसके बाद तुमको नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। ये लास्ट टाइम बेसिक पढ़ने जा रहे हो। एक बार लास्ट टाइम तुम बेसिक पढ़े थे 9 में, पिछली बार 9th 10th में देखे बेसिक कुछ था, कुछ नहीं बेसिक था, सारा कुछ 9 का उपयोग किया गया था। अब लास्ट टाइम तुम केमिस्ट्री का बेसिक पॉइंटों को सब पढ़ने जा रहे हो, एक एक चीजों को। इससे सारी बातें तुमको समझ में आनी चाहिए, नहीं तो 12 में ब्लैंक हो जाएगा पूरा केमिस्ट्री। तो 12 की केमिस्ट्री समझने के लिए 11 का ये जानना सारी बातों को अच्छे से जरूरी है कि कहां पर कौन सा क्या नियम है, क्या प्रयोग हो रहा है। चलो जी देखा जाए। तो पहली पॉइंट हम लोग पहली हेडिंग डालेंगे, इसमें बच्चा हल करेंगे। हेडिंग लिखा जाएगा ठोस। पहली हेडिंग ठोस। क्या ठोस किसे कहते नहीं जानते हो? बचपन से पढ़ते आ रहे हो जी ठोस के बारे में, कि प्राकृतिक के में पाए जाने वाला, सुनो ध्यान से लिखना, प्राकृतिक में पाया जाने वाला वह द्रव्य, ये मैटर की बात न कर रहे हैं हम लोग, कोई ना कोई मैटर होगा। तो प्राकृतिक में पाया जाने वाला वह द्रव्य जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित। आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी क्या होता है, निश्चित। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड की लंबाई चौड़ाई कल भी इतनी थी, आकार ऐसा था, और आयतन जितना कल घेरा था आज उतना ये स्थान आज भी घेरा है, कि बदल जाएगा? मार्कर की हाइट इतनी है, छू मंतर मारेंगे छोटा हो जाएगा क्या, या मंतर मार देंगे मोटा हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं। इसका आकार और आयतन दोनों क्या है, निश्चित है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे लल्ला, ठोस कहेंगे। तो प्राकृतिक में पाए जाने वाला वह द्रव्य, ये क्या है, द्रव्य। ये क्या है, द्रव्य। दीवार क्या है, द्रव्य। स्टैंड क्या है, द्रव्य। द्रव्य का नियम हमने बताया था कि सारी कुछ चीजें जिसको हम छू सकते, देख सकते, महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्या है, द्रव्य है। तो ऐसा द्रव्य की बात कीजिए जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, उसे क्या कर दिया जाता है, ठोस। देखो प्राकृतिक में पाया जाने वाला वह द्रव्य, प्राकृतिक में पाया जाने वाला वह द्रव्य जिसका आकार एवं आयतन
प्रकृति में पाया जाने वाला वह द्रव्य जिसका आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होता है, दोनों ही निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। अच्छा, अब बात हम लोग करेंगे जैसे कैसे, जैसे ईंट पत्थर कुर्सी, ईंट पत्थर कुर्सी दीवार आदि। क्या ठोस के एग्जाम्पल लिमिटेड है इतने ही? अरे बहुत से, अब मीठा भी हो जाएगा, वो भी तो ठोसा है। एक बात बताना जरा हमको, तो सोचो कि ये कपड़ा क्या है, ठोस है कि द्रव है? गौर करो इस बात को, इस बात को गौर करना। क्या कहा गया? ये जो कपड़ा हम पहने हैं, अच्छा छोड़ो, ये जो तुम गले में लटकाते हो स्कूल वाला पट्टा, टाई हो गया, आई कार्ड हो गया, लगाते हो? आई कार्ड है किसी के पास? नहीं है? आई कार्ड लटकाते हो तो जब छोड़ देते हो तो सीधा लटकता है, भी आकार का दिखता है। उसी को हम ऐसे उठाकर ऐसे रख देते हैं पॉकेट में, तो फीता क्या सीधा रहता है? फीता ऐसे आकर ऐसे मुड़ के जाता है पॉकेट में। आकार भी से कैसा हो गया? बदल के ऐसे यू आकार, एल आकार का ऐसे आकर ऐसे हो गया। देखो, जब हम फीता को लटकाएं गले से, ये गला हो गया तुम्हारा, मान लेते हैं गले से लटका रहे हो तो ऐसे लटक रहा होता है मेडल तुम्हारा, यहाँ पर मेडल ऐसे लटक रहा होता है, ठीक है ना? जब इसी मेडल को तुम पॉकेट में रखते हो, पॉकेट यहाँ पर तुम्हारी ये पॉकेट हो गई, रखते हो, ये ऐसे, ये इधर आता है, ये ऐसे आकर पॉकेट में रखा था ना। अब बताओ, ये फीता मेडल, ये कपड़ा हमारा ठोस है कि द्रव है? ये तुम लोगों को सोच रहे हैं, कल बताना तुम लोगों को सोच के पूरा अच्छे से। कल हम बताएंगे कि क्या है, कोई सोच का इससे ठोस तो है, फिर कपड़ा ठोस तो है, तो ठोस का आकार नहीं चेंज होगा। लो भैया, आकार हमने बदल दिया, फुल आकार बदल दिया, हाफ आकार। अब ये क्या हुआ? आकार बदल गया। आयतन इतना फैला था, आयतन इतना घेर रहा था स्थान, मोड़ दिए एकदम और मोड़ देंगे, इसका जितना स्थान घेरेगा उतना ना उसका आयतन कहलाएगा। कम हो गया आयतन, और कम हो गया। कपड़ा पूरा साइड को पूरा फैला दिए हम, इतना घेरेगा, और पकड़ के से बोलिए कि इसे एक में मोड़ दें, इतना सा स्थान घेरेगा। आकार और आयतन दोनों बदल रहा है, कपड़ा हमारा, बैग तुम्हारा। इसका मतलब सर जी ये कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को गलत पढ़ाई बताया जा रहा है कि ठोस का आकार और आयतन दोनों बदलता है? अभी तक तो गलत पढ़ी रही। ये क्या था? ये जो पेज है हमारा, पेज 2 एक ठो बताते हैं, ये क्या ना ये भैया, ये क्या है? ठोस है ना? ये भी तो ठोस है, ये नहीं कह सकता कोई द्रव है। आकार चक्र कौन दिख रहा है? आकार भी है, आयतन भी। आकार आयतन उतना है। अब बताओ आयतन आकार कैसा होगा इसका? बेलना आयतन भी कम हो गया, आयतन भी कम हो गया। अब बताओ आकार कैसा हो गया? छोटी सा हो गया। आयतन कितना हुआ? और कम हो गया। तो मतलब ये ठोस नहीं है ना? इसके सिद्धांत को तो फॉलो नहीं कर रहा, सोच कर थोड़ा सा बताना। कल हम बताएंगे इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। द्रव, यही तो सब मजा है 11वीं की केमिस्ट्री में जी। चलो लिखो द्रव। द्रव लिखा जाए, क्या है द्रव लल्ला? द्रव कहता है, एक बात सुनो, द्रव कहता है कि आकार अनिश्चित रहेगा लेकिन आयतन क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। जैसे
ये भैया 1 लीटर पानी है, तो पानी का आयतन तो तय है ना, कितना है वजन है 1 लीटर? ये 1 लीटर पानी है, बॉटल में हमने भरा, तो उसका आकार कैसा हुआ, बॉटल जैसा, और पानी का आयतन कितना हुआ 1 लीटर। अब इसी 1 लीटर पानी को हम लोटा में भर दें, तो लोटा में जाने के बाद क्या 2 लीटर हो जाएगा, 1 लीटर रहेगा ना। आयतन क्या हुआ 1 लीटर, लेकिन आकार कैसा, लोटे जैसा, थाली में रखेंगे थाली जैसा बन जाएगा। तो प्राकृतिक में पाया जाने वाला वह द्रव्य जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, पेट में भरेंगे पेट जैसा जाकर बन जाएगा भैया, जमीन में गिराएंगे पूरा फैल जाएगा द्रव। तो सेम वही बातें हैं, दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया आदि, ये सारी चीजें क्या है, द्रव। ठीक है युवराज, देखो युवराज जो भी क्या लिखा जाएगा, देखो प्राकृतिक में पाया जाने वाला वह द्रव्य, प्राकृतिक में पाया जाने वाला वह द्रव्य, प्राकृतिक में पाया जाने वाला वह द्रव्य जिसका आयतन तो निश्चित होता है, जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। प्राकृतिक में पाया जाने वाला वह द्रव्य जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है, द्रव कहलाता है। हो गया ना, उसको क्या कहेंगे अंकित चतुर्वेदी, द्रव कहेंगे। जैसे दूध, तेल, अल्कोहल, वो तो भैया द्रव है ना, अल्कोहल, दूध, तेल, अल्कोहल, जल आदि। कोई समस्या जी नहीं होनी चाहिए समस्या। चलो अब आगे अगर हम बात करें किसकी, गैस की, तीसरी कंडीशन आएगी गैस। व्हाट इज गैस सर जी, तो जिसका आकार और आयतन दोनों क्या रहे, अनिश्चित रहे, न आकार न आयतन। देखो इतना हवा था, उसको खींच कर हमने बस इतने से मुंह में पैक कर लिया, अरे छोड़े उसी हवा को, फैल गया चारों तरफ, न जाने कितने दूर तक वो फैल गया होगा। हमारे मुंह में इतनी जगह घेरा था उतना हवा, बाहर जाते ही वो इतना दूर तक फैल गया। आयतन बदला कि नहीं बदला, आकार भी बदला। गुब्बारे में हवा को भरेंगे, इतने सारे गैस को गुब्बारे में इतना सा भर देंगे, इकट्ठा हो जाएगा, आकार गुब्बारे जैसा हो जाएगा। उसी गैस को उठाकर टायर में भर देंगे, कैसा हो जाएगा, टायर जैसा हो जाएगा। उसी को लंबे वाले गुब्बारे में लंबा वाला गुब्बारा हो जाएगा, दिल वाले गुब्बारे भरेंगे दिल जैसा आकार ले लेगा जी, पता है ना। तो इसका मतलब ये है उसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं द्रव के, सॉरी गैस के। तो प्राकृतिक में पाया जाने वाला वह द्रव्य जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है उसको क्या कहते हैं, गैस, न कि भैंस। तो उसका नियम फॉलो कर रहा है, पर ठोस उसको ही बता रहे हैं, पता ना सोच कर कि ये सब क्या है, यही पे है। चलो गैस की लिखो परिभाषा, प्राकृतिक में पाया जाने वाला, प्राकृतिक में पाए जाने वाला वह द्रव्य, प्राकृतिक में पाए जाने वाला वह द्रव्य, वह द्रव्य जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता, जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है। क्या कहलाता है लल्ला, गैस कहलाता है, भैंस नहीं, गैस। जैसे ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस आदि आदि, ये सभी गैस हो गए लल्ला हमारे खत्म।
अब बारी आएगी प्लाज्मा। नई चीज है, कौन सी माँ? प्लाज्मा। चलो जानते हैं क्या है प्लाज्मा। चौथा नंबर भैया द्रव्य, प्लाज्मा इसे कहते हैं। देखे होगे जी प्लाज्मा, देखे हो कि नहीं देखे हो जी? हैं? हाँ चिंगारी। और कहाँ देखे हो? बिजली, आकाशीय बिजली। बिजली को देखो तो हाई, कुछ लोग समझ बैठेंगे हाई वाली बिजली, आकाशीय बिजली। तो ये होता क्या है, सुनो ध्यान से। प्लाज्मा वह द्रव्य है जो ऊर्जा प्लस गैस से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा वह द्रव्य है जो ऊर्जा और गैस दो चीजों से मिलकर बना होता है। अब समझो प्लाज्मा धरती पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती, उपस्थित नहीं रह सकती धरती के ऊपर। नहीं रह सकती। कारण है कि जैसे प्लाज्मा धरती से टकराएगी तो धरती के अंदर जो धरती है वो प्लाज्मा की सारी ऊर्जा को क्या कर लेगा? ले लेगा, सोख लेगा, ग्रहण कर लेगा एनर्जी को। और जैसे एनर्जी खत्म तो बचता क्या है? गैस, जो हमें दिखाई नहीं देता। अब देखो बिजली गिरती है ना, पेड़ को मारा, पेड़ फट के इसे छिटा गया, आधा इधर आधा इधर, पेड़ छिटा गया। वहां पे जाने के बाद कुछ तलवार जैसा कुछ धंसा हुआ बिजली का दिखाई देता है क्या? कि नहीं, तलवार आई थी, तलवार जैसे बिजली आई, मारी होगी, तौर से पेड़ फटा होगा, भैया कुछ तलवार या भाला जैसा कुछ तो होगा, दिखाई देना चाहिए। क्या कुछ दिखाई देता वहां पर? नहीं होता है। आकाशीय बिजली जब किसी इंसान को मारती है तो क्या उसको पूरा दिखाता है क्या कि आर पर ऐसे पूरा तलवार धस के बाहुबली जैसा ऐसे पूरा पड़ा हुआ है? ऐसा तो है नहीं, नहीं ना। तो ये आखिरकार जाता कहाँ है जी? जो दो तार आपस में शॉर्ट करते हैं करंट के, बिजली के, तो बड़े बड़े आग का ढूंढा गोला गिरता है, आग का बड़ा बड़ा गोला गिरता है। और जब वहां पे कुछ समय बाद तुम जाते हो तो ढूंढा जैसा कुछ ढंगरा वहां मिलता है क्या? कुछ भी नहीं मिलता, वो गया सब काम। तो बिजली जो है, चिंगारी जो है, ये प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। वो ऊर्जा और किससे मिलकर बनी है? गैस से। जब तक उसके अंदर एनर्जी रहेगी तब तक वो हमको दिखाई देती है। जैसे कहीं टकराई या धरती से टकराते ही उसकी एनर्जी तुरंत क्या जाती है? समाप्त। और एनर्जी समाप्त हो जाएगी तो बचेगा केवल क्या? गैस। क्या गैस हमें दिखाई देगा? नहीं दिखाई दे सकता, इसलिए गायब हो जाता, कुछ हमको दिखाई नहीं देता। तो कहोगे सर जी हम नहीं मानेंगे कि बिजली द्रव्य है। नहीं कहोगे कि सर जी हम नहीं मानेंगे कि बिजली, प्रकाश को आपने बताया था कि प्रकाश द्रव्य नहीं है, तो बिजली को हम कैसे द्रव्य मान लें? हम इसको महसूस भी नहीं कर पाते। महसूस कर पाओगे क्या बिजली को? महसूस जो करेगा वो जिंदा रह नहीं पाएगा। महसूस करने के बाद प्लाज्मा को इतना, भैया जो आग के गोले जो गिर रहे हैं चिंगारी, अरे हजारों डिग्री हजारों वोल्टेज करंट रहता है उसमें। देखो बिजली जब मारती है, आकाशीय बिजली, सुने होगे कि आकाशीय बिजली खेत में किसानों को मार दी, 4-5 किसान एक साथ मर गए जब मारती है आकाशीय बिजली। पूरा एकदम आदमी खत्म हो जाता है, तुरंत बचने के लायक नहीं रहता। ये जो आग जब वायर शॉर्ट करता है, बड़े बड़े प्लाज्मा गिरते हैं, वो भी अगर किसी पर गिर गए या किसी उस बीच में फंस गया प्लाज्मा के बीच में, तो उसको कोई मार देगा, काला पूरा पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचने का नाम नहीं लेगा। तो महसूस कैसे कर सकते हैं बालाजी? महसूस तो कर नहीं सकते। सर दिखाई दे रहे, नहीं सर चमक रही, कोई चमक रही, हम नहीं मानेंगे। कोई ठीक आदमी रहेगा तो ये ना कहेगा हम नहीं मानेंगे, प्रकाश को आपने काट दिया, हम इसको भी नहीं मानेंगे कि नहीं है। तो लोगों ने कहा चलो ठीक, लक्षण समझाते हैं। यह स्थान अगर नहीं घेरती तो जब किसी से टकराती तो उसमें क्यों आघात करती? पेड़ से टकराते तो पेड़ फट जाता है, यानी स्थान तो कुछ घेर रही है। अच्छा ये बताओ, है मारकर हम इससे किसी चीज को मारेंगे तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा। कारण क्या? क्योंकि इसके अंदर द्रव्य है, तो यह अपनी चीजों को, जितना इसका जगह उतनी चीजों को वहां से हटाने का प्रयास करेगा बल के कारण, जितना आकार है। तो ऐसे बिजली गिर रही है, पहला। दूसरा नंबर, ये अपने जड़त्व का विरोध कर रही है, वो नीचे आराम से आ रही है स्वतंत्र। अब उसके रास्ते में कोई पड़ेगा, गति में है, कोई चीज गति में, अब उसको तुम विराम में लाओगे, पकड़ोगे झटका देकर, तो तुम्हें झटका देगी कि नहीं देगी जी भैया? देगी। तो विराम अवस्था में, अब पेड़ किस अवस्था में था? सॉरी, गति अवस्था में है, और पेड़ कैसा है? विराम है। तो गति वाला जब विराम से टकराएगा तो विराम वाला फटबे नहीं करेगा, तो कुछ होगा उसका, फट जाता है।
जड़त्व के भी नियम का पालन कर रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन करती है। बिजली कहाँ आती है? नीचे। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं पालन करती तो ऊपर ऊपर ऐसे जाती ना, यानी द्रव्य है, गुरुत्वाकर्षण उस पर लग रहा है तभी तो वो नीचे आ रही है। तो बिजली क्या है? द्रव्य है। आग के गोले चिंगारियां क्या है? द्रव्य हैं, जो पृथ्वी की तरफ क्या होती हैं? आकर्षित होती हैं। तो क्या कहा जाएगा? प्राकृतिक में पाया जाने वाला वह द्रव्य जो ऊर्जा और गैस से मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। जैसे आकाशीय बिजली, चिंगारी। सबसे बड़ा प्लाज्मा बता दो कौन है, जिसको तुम लोग डेली कहीं ना कहीं देख लेते हो? सबसे बड़ा प्लाज्मा, अरे सबसे बड़ा हमारे आंखों के सामने प्लाज्मा सूरज है। डेली देखते हैं, कहीं नहीं बल्कि हर जगह देखते हैं दिन में। सूरज सबसे बड़ा प्लाज्मा है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस का आग का गोला है बस, वो पृथ्वी जैसा सॉलिड नहीं है। वह हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना है, जिसका आग का गोला है मात्र, वो प्लाज्मा है। लाखों लाख डिग्री सेल्सियस उसकी एनर्जी है प्लाज्मा की, ठीक है ना। उसकी चिंगारी जब ऐसे सूरज से जैसे उसकी लपट निकलती है, ऐसी सूरज से ऐसे आग की जो लपट निकलती है, कई हजार किलोमीटर होती है, इसमें 10-10 गो पृथ्वी ऐसे समा सकती है। ऐसे 10 पृथ्वी को रख देंगे, इतना ऊंचा ऊंचा उठता है आग की लपट सूरज से। ये सब प्लाज्मा निकलते हैं, ठीक है ना। तो प्लाज्मा दो ही चीजों से मिलकर बनी है। लिखा जाए, समझ में आता है प्लाज्मा की? देखो, प्राकृतिक में पाए जाने वाला वह द्रव्य, प्राकृतिक में पाया जाने वाला वह द्रव्य जिसका आकार एवं आयतन प्राकृतिक में पाया जाने वाला वह द्रव्य जिसका आकार एवं आयतन दोनों ही आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। अरे सॉरी, क्या लिखवा दिए जी? ठोस कर लिखवा दिया हम सोचते सोचते इसी में। प्राकृतिक में पाया, तुम लोग भी नहीं बोल रहे हो। इतनी परिभाषा हम 4 परिभाषा बताया, हम सोचते सोचते दिमाग हमारा कहीं और चला गया, तुम लोग भी लिख रहे। प्राकृतिक में पाया जाने वाला वह द्रव्य जो ऊर्जा तथा गैस से मिलकर बना होता है। प्राकृतिक में 2 दिन से सो नहीं पाए हम रात में, दिमाग हैंग कर रहा है। प्राकृतिक में पाए जाने वाला वह द्रव्य जो ऊर्जा तथा गैस से मिलकर बना है, उसे प्लाज्मा कहते हैं। ऊर्जा तथा गैस से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके। प्लाज्मा धरती पर उपस्थित नहीं रह सकता। सबसे बड़ी बात यही है जी, जानते रहना। प्लाज्मा धरती पर उपस्थित नहीं रह सकता। हो गया? जैसे देखो ना, प्लाज्मा धरती पर उपस्थित नहीं रह सकती। जैसे चिंगारी, कामा चिंगारी, कामा आकाशीय बिजली, कामा सूरज आदि। सूरज किसी का नाम नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। सूरज आदि ये सभी क्या मिले भैया आपको? प्लाज्मा। क्या प्लाज्मा को कभी टच करोगे? नहीं। कभी टच मत करने का प्रयास करना भैया, गलती से भी। मान लेते हैं आग का गोला, वहां पे 2 वायर शॉर्ट कर रहा है, आग का गोला गिर रहा है, तुम कहोगे 2 गोला तो चल के पकड़ ले। अब सोचो अगर 11,000 वोल्टेज करंट जा रहा था उसमें, विद्युत, 2 वायर शॉर्ट किया, विद्युत में क्या बची? ऊर्जा। हवा मिला, गैस, वो ऊर्जा तुरंत गैस में क्या हो गई जाकर, जब वायर शॉर्ट घुल गई,
तो वह आग का गोला बनाए। अरे 1000 नहीं होगा, मान लेते 11,000 वोल्ट नहीं होगा तो कम से कम हजारों वोल्ट का तो प्लाज्मा हो सकता है। क्या 1000 वोल्टेज आदमी को झंकार मारकर खत्म करने के लिए काफी नहीं है? ये 1000 वोल्टेज कम है क्या? इसलिए कहीं पर भी किसी भी प्लाज्मा को देखो तो भैया उससे दूर भागने बचने का प्रयास करो। बारिश के समय पर लोग बचने के लिए पेड़ के नीचे छिप जाते हैं कि चल कर पेड़ के नीचे छिप जाए। पेड़ के नीचे तुम भीगने से तो बच जाओगे, लेकिन अगर बिजली चमक रही है आकाश में काफी ज्यादा तो भैया पेड़ का सहारा मत लो, पेड़ से दूर जाकर कहीं। कहाँ से पेड़ मारता है? अर्थ कहाँ से पाएगा मैक्सिमम? भैया नीचे पानी बारिश हो रही है, वो करंट है, विद्युत आ रहा है, अर्थ तो मिल रहा है ना उसको कनेक्शन, तो उसी जगह पर ना मारेगा, फट तुरंत जाकर ऊंचाई पर पहले पाए, इसी वजह से। ठीक है ना? तो पेड़ के नीचे कभी खड़ा रहता रहना। पता चला तुम पेड़ को खड़ा हो, पेड़ पर बिजली गिरी, काम दोनों साथ में निकलेगा आदमी। इसलिए आकाशीय बिजली जब चमक रही तो पेड़ के किनारे खड़ा होने से अच्छा है तुम बाहर खुले आसमान में तब जमीन की तरह लेट जाओ नीचे, कुछ दिक्कत नहीं हो सकती है। ना हवा उड़िया सकती है, हाँ पानी भिगो सकता है। बस क्या होगा, पानी भिगोएगा ना। अगर ज्यादा तेज का तूफान आ रहा है, जैसे 29 तारीख को तूफान आया था, कुछ नहीं कर सकता है। अभी हमारे इसी पास के महाराजगंज साइड के कोई लोग थे शायद, पिता पुत्र जा रहे थे बाइक से उस दिन 29 तारीख वाले दिन, बारिश के दिन जो आधी तूफान आया था, दवा लेने के लिए पेड़ के नीचे खड़े रहे, थोड़ा सा बचने के लिए, पेड़ ही गिर गया ऊपर। तो आंधी पानी में भैया पेड़ के नीचे ना छिपो, सोच करके नहीं, ये सुरक्षित नहीं हो सकता। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ा जाए। अब बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये बड़ी विचित्र यह है बीईसी के बारे में समझा जाए, ये बड़ी लंबी थीसिस है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं 4 लाइन में खत्म कर देते हैं पढ़कर इनका सिद्धांत। अभी हम लोगों को पूरा नहीं पढ़ाया जाता ना, पढ़ते हैं हम लोग नहीं, इतना है ये है अभी हम लोगों के पास रिसर्च के बाद में मिला हुआ। बोस आइंस्टीन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये मार्कर इतना भुतरा चल रहा है ना। बीईसी हो गया कि नहीं? चलो जी समझते हैं क्या है बीईसी बोस आइंस्टीन। थोड़ा सा इतिहास बताते हैं। ये 2 वैज्ञानिक हैं, एक बोस लिखा गया, सत्येंद्र दास बोस थे जो भारत के भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक थे, भौतिक विज्ञान के। और अल्बर्ट आइंस्टीन को कौन नहीं जानता? बच्चा जानता है, जो पढ़ने जाता है सबसे पहले उसको सीख जाता है। एक पहले दूसरी तीसरी क्लास में आते अल्बर्ट आइंस्टीन कोई व्यक्ति वैज्ञानिक हुआ करता था, जो आज हम इसकी किए गए खोज का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है ना? इनके किए गए, इसके बोल दिया सॉरी, इनके किए गए खोज का फायदा उठा रहे हैं। अगर ये महान शख्सियत ये लोग नहीं रहे होते तो आज तो बहुत ज्यादा हम लोग पिछड़े होते हैं ना एक तरीके से। जंगल में हूँ कर रहे होते अंधेरे में, यही ना हो रहा होता जी। लेकिन इन लोग मसाल जलाकर रखते, लालटेन जलाई जाती, कोई सारा कुछ जलता। लेकिन आज ये बिजली प्रकाश सब कुछ जो चल रहा है इन्हीं वैज्ञानिकों के उस समय किए गए देन है। कारण क्या था भैया ये लोग इतनी रिसर्च कर पाए? कोई तो हो सकता है कि रीजन आपको रिसर्च करने के पीछे का रीजन था कि उनके पास इंस्टाग्राम नहीं हुआ करता था इन लोगों के पास, रील देखकर टाइम पास करें। ठीक है? तो इन लोगों के पास टाइम पास करने की कुछ खोज थी, रिसर्च करना कि कुछ करते हैं, बैठे बैठे क्या करेंगे दिन भर। न टेलीविजन उतना था उस समय, न धारावाहिक न सीरियल चलता था। धारावाहिक में जा रहा है ऐसे मारने के लिए, मारने 2 दिन तक जा ही रहा, मारने ही खाली बस दिखाया जा रहा है। अगर ट्रक आ रहा है ठोंकने के लिए, किसी को आगे से उड़ाने के लिए, तो एक बार इस एंगल से तो वो भी जा ही रहा है, तब तक हीरो वहां से जो होगा वो आ जाएगा बचाने के लिए, ट्रक भी जा ही रहा होगा। ट्रक भी जा ही रहा। ये सब टाइम पास करने का कोई जो वो नहीं था उस समय, तो ये लोग रिसर्च कर रहे हैं। अगर सोचो उस समय इंस्टाग्राम रहा होता तो आज रील बनाकर ये लोग रखे रहे होते, हम लोग रील फिर पढ़ते, देखते, रील सीखते। लेकिन अच्छी बात थी कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं, इन लोग महान विभूतियों के द्वारा किए गए खोज को जानते हैं।
क्या था। तो इन लोगों ने द्रव्य की 5वीं अवस्था को खोजने के लिए रिसर्च जारी की है, रिसर्च शुरू की है। रिसर्च करने के बाद ऐसा बताया जाता है 20 से 22 पेजेस की रिसर्च इन लोगों की थी, जो दब गई कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, नहीं मिली। सन 1985-90 के बीच में ये थीसिस मिली वहां पर इनकी रिसर्च की। तो लोगों ने रिसर्च खोजना शुरू किया, आखिर है क्या। उस पर नाम लिखा हुआ था क्वांटम थियरी ऑफ द मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। ये नाम नहीं था इसका, पहले प्राचीन पुराना नाम क्या था रखा गया, क्वांटम थियरी ऑफ द मोनो एटॉमिक आइडियल गैस नाम रखा गया था। सन 1920 ईस्वी में सत्येंद्र दास बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिसर्च जारी किया था, रिसर्च करना शुरू किया था, इसका खोज किया। ठीक है, तो बाद में इसका क्या कैसे पूरा इतिहास है कल सुनाते हैं। सर जी घंटा बजा रहे हैं, बाकी कल हम बताते हैं इनका पूरा इतिहास, और कल हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक वर्गीकरण, खत्म करके मामला समझ में आया। बस इनका इतनी सी बात बस लोगों को पता चलती है कि बहुत ही कम ताप पर कोई गैस किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है।